हेलो एवरीवन। सो जैसा कि हमने बात कर ली थी कि हम जितने भी टॉपिक्स हैं वो साइड कर देंगे, ताकि जो लाइव क्लास होती है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो लाइव क्लास में हम ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चंस है पर्सनल क्वेश्चंस, जब आप टॉपिक समझ लेते हो तो आपके मन में क्वेश्चंस आ सकते हैं जो एक बार क्योंकि आपने टॉपिक समझ लिया अपनी स्पीड के हिसाब से या कई बार देख के, तो आप जब क्लास में आओगे, लाइव ऑनलाइन क्लास या लाइव ऑफलाइन क्लास, तो उसमें आपके मन में क्वेश्चंस होंगे, वो आप लाइव जो है पूछ सकते हो मेरे से। और उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या जो जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने चीज स्टार्ट करी है कि हम जितने भी टॉपिक्स हैं वो वीडियो के तौर पे प्री रिकॉर्ड करके पहले ही देख लेंगे और क्लास में, ताकि हम प्रिपेयर होके आएंगे कि हम कर क्या रहे हैं, और डाउट्स अटेंड करने के बाद हम डायरेक्टली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो आई थिंक अकाउंट्स में चीज़ बेटर रहेगी हमारे लिए, क्योंकि हमारा 90% टाइम न्यूमेरिकल्स पे डिवोट होगा आपसे। और नहीं तो अभी तक क्या होता था कि 70 to 80% टाइम टॉपिक को समझाने में निकलता था, और उसके बाद भी 1-2 महीने बाद वो टॉपिक जो है कई बार आप भूल जाओ तो दोबारा समझाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम टॉपिक्स को साइड कर दें, लाइव क्लास से अलग ही कर दें, और फिर उसको आप जितनी भी बार देखना चाहो आप देख सकते हो बाद में भी। और साथ में जब लाइव क्लास चल रही होगी तो आप ज़्यादा प्रिपेयर होगे, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि वो टॉपिक, क्योंकि आप देख चुके हो तो आपको पहले ही पता है कि जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो काफ़ी बेटर क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि जब साथ में हम समझ रहे होते हैं और साथ में एकदम से क्वेश्चन आता नहीं, आता भी है तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं क्या मीनिंग से रिलेटेड। लेकिन जब आप टॉपिक अलग से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो क्लास में आने पर आपके थोड़े और बेटर डाउट्स आते हैं, थोड़े और डीप लेवल पे आप सोच पाते हो। ठीक है, ओके। तो ये मॉडल के बारे में मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कि क्यों मैंने थोड़ा सा चेंज्ड तरीका जो है अपनाया, जिसमें मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन को मिक्स कर रहा हूं, ताकि हम जो है दोनों का फायदा उठा सकें। ओके, आज हम जो है जो बात करेंगे वो किस चैप्टर की कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था इशू ऑफ डिबेंचर्स हमारा पहला चैप्टर होगा क्लास 12th में, जिसमें हम ये वाला मॉडल अप्लाई करेंगे। तो एक क्लास हमारी हो चुकी है, क्लास 1 आप जो है देख सकते हो बाद में। क्लास 1 इशू ऑफ डिबेंचर्स की हो गई, जिसमें हमने बात करी है सिंपली डिबेंचर का मतलब क्या होता है। तो हम बुक 2 जो आपकी है क्लास 12th की अकाउंट्स की, तो उसमें हमारा चैप्टर हमने शुरू किया है इशू ऑफ डिबेंचर्स। और बस ये 2 ही चैप्टर आ रहे हैं आपकी इस बुक से, मैंने बात करी थी। पहला इशू ऑफ शेयर्स, जो कि मैं अभी थोड़े दिन बाद रिकॉर्ड करूंगा, और उसके बाद ये जो चैप्टर है ये आपका आखिरी चैप्टर है इस बुक का, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो क्लास 1 में मैंने बात करी थी कि डिबेंचर और शेयर में फर्क क्या होता है, क्योंकि कंपनी जब पैसा रेस करती है, जब कंपनी पैसा रिसीव करती है, तो वो बदले में एक डॉक्यूमेंट देती है सामने वाले को, जिससे कंपनी ने पैसा लिया है। तो शेयर भी दे सकती है या डिबेंचर भी दे सकती है। तो क्लास 1 में हमने यही बात करी थी कि शेयर किसको दिया जाता है, जो बंदा मतलब जो अगर ओनर बनना चाहता है कंपनी में तो उसको हम शेयर देते हैं, ये वाली बात हुई थी शॉर्ट में अगर मैं बताऊं। और जो बंदा ओनर नहीं बनना चाहता है कंपनी में, सिंपली वो उधार देना चाहता है कंपनी को, और कुछ टाइम बाद अपना पैसा वो वापस चाहता है, और साथ में तब तक जो है हर साल ब्याज उसको मिलना चाहिए। तो अगर उसकी ये ख्वाहिश है तो उसको हम फिर शेयर नहीं देते, उसको हम देते हैं एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम होता है डिबेंचर। ओके, इसको आप जो है साथ साथ अपने हिसाब से बीच बीच में, अगर वैसे तो मैं डिक्टेट भी कराऊंगा कुछ लाइनें जो इंपॉर्टेंट है या कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टाइप जो है, लेकिन उसके अलावा आप बीच बीच में रोक के जो भी लिखना है आपको आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज बोल रहा हूँ तो थोड़ी सी स्पीड कम कर लेना। ओके ओके, तो क्लास 1 में बेसिकली हमने डिटेल में बात करी थी कि डिबेंचर और शेयर में फर्क क्या होता है, डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में फर्क क्या होता है, और इशू ऑफ डिबेंचर्स में ओवरऑल हमें किस तरह की एंट्री मतलब जो है पास करनी है, रिकॉर्ड कर दी है। बेसिकली इवेंट क्या हुआ है कि कंपनी ने कुछ लोगों से पैसे लिए हैं और बदले में उनको एक डॉक्यूमेंट देगी कंपनी, डिबेंचर, और उस डॉक्यूमेंट में बस ये लिखा होता है कि हमने यानी कि कंपनी ने आपसे इतने पैसे लिए हैं उधार के तौर पे, आप लेंडर हो यानी कि आपने मुझे उधार दिया है, लेंडर की स्पेलिंग LENDER, और कंपनी ने पैसा उधार लिया है, तो कंपनी क्या होगी, कंपनी होगी बोरोअर या लेंडर, तो बोरोअर, तो कंपनी होगी बोरोअर, और उसके अलावा जो सामने वाला पर्सन है जो उधार दे रहा है तो वो होगा लेंडर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार ये वाली बात लिख देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, आप भी साथ में लिख लेना कि एक चीज क्लियर है कि अगर ये जितने भी लोग हैं जो कंपनी को पैसा दे रहे हैं, तो ये कंपनी है, ये सारे लोग मिलके जो है पैसा दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके कंपनी को उधार के तौर पे, तो ये उधार है। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, उधार दे रहे हैं कंपनी को, तो कंपनी क्या होगी और ये लोग क्या होंगे। तो ये लोग अगर हम सिंपली बात करें अलग से इंग्लिश में इनको हम क्या बोलेंगे, लेंडर। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज को अगर छोड़ भी दें तो नॉर्मली इंग्लिश में इन तरह के लोगों को जो उधार देते हैं किसी को, तो इनको हम बोलते हैं लेंडर, और जो लोग उधार लेते हैं उनको हम बोलते हैं बोरोअर। तो ये तो हमने सिंपली जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो लिख लिए।
अब अकाउंटिंग में इनको हम क्या कहेंगे, तो कंपनी को तो सिंपली हम कंपनी कहेंगे, कंपनी की अकाउंटिंग हो रही है। और इनको लेकिन एक और वर्ड हम बोल सकते हैं, अटैच कर सकते हैं इनके साथ एक और वर्ड। अब देखो, कंपनी ने इनसे पैसा लिया और कंपनी ने इनको दिया क्या, कंपनी ने इनको एक डॉक्यूमेंट दिया जिसका नाम क्या है, डिबेंचर। तो डिबेंचर अब कौन होल्ड कर रहा है, डिबेंचर जो डॉक्यूमेंट है वो किसके पास है, इनके पास या कंपनी के पास। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि इनके पास है, इन लोगों के पास। तो लेंडर के बजाय इनको हम डिबेंचर होल्डर भी बोल सकते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर आपको होना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में जो ग्रुप ऑफ पर्संस कंपनी को उधार दे रहे हैं तो उनको हम लेंडर भी बोल सकते हैं या डिबेंचर होल्डर भी बोल सकते हैं। कंपनी को हम जनरली कंपनी कह के ही पुकारेंगे या बोरोअर भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। ये वाली बात भी कहीं ना कहीं क्लास 1 में कवर हो गई थी, पर ये इंपॉर्टेंट बात थी तो मैंने यहाँ पे रिपीट करी है। तो यहाँ पे अब हम आगे की बात करते हैं। बीच में कुछ बुक में आपको टॉपिक दिखेगा कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो मैं एक बार न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाए, 2-3 मतलब जो है हमारी क्लासें हो जाएं, और तो उसके बाद ये जो थियोरेटिकल टॉपिक है मैं जो इसको तब कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि ये पूरी तरह थियोरेटिकल टॉपिक है जिसमें बस शॉर्ट नोट या डिफरेंस बिटवीन टाइप पूछा जाएगा, इससे न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएगा। ये जो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक है तो इसलिए इसको मैं नहीं करा रहा। एक बात और बताऊंगा, डिबेंचर को कंपनीज एक्ट, आपको मैंने एक बात बताई थी कि जैसे पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म बिजनेस है और कंपनी फर्म बिजनेस है और सोल प्रोप्राइटर, तीन फॉर्म ऑफ बिजनेस है कि मतलब आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो आप इन तीन में से कोई भी एक तरह से सेटअप कर सकते हो। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक पर्सन, पार्टनरशिप का मतलब है दो या दो से ज्यादा पर्सन। कंपनी के केस में तो क्या होता है कि दो या उससे ज्यादा कितने भी लोग हो सकते हैं, आप ऐसे मान के चलो। तो यहाँ पे यानी कि ये ओनर्स, नंबर ऑफ ओनर्स के बेसिस पे काफी डिफरेंट है ये अपने आप में बिजनेस। बाकी लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी का भी फर्क होता है, लेकिन खैर मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट करने के लिए एक कानून है जो हमने जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की हमने बात करी थी, जब हम पार्टनरशिप अकाउंट्स वाली बुक पे थे, तो उनके लिए कानून कौन सा है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उनका कानून है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म्स के लिए हम पार्टनरशिप डीड देखते हैं कि उन पार्टनर्स ने आपस में क्या डिसाइड कर रखा है, और अगर उन्होंने सपोज किसी बात पे कोई डिसाइड कुछ नहीं कर रखा या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो फिर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देखते थे कि वो क्या कहता है, फिर वो बताता था हमें कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। कंपनी के केस में भी आपको जो है डायरेक्टली यहाँ पे क्या देखना है, आपको देखना है कि कंपनीज एक्ट जो इनके लिए कानून है कंपनीज के लिए, तो इस पूरी बुक में जिसमें इशू ऑफ शेयर्स हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स हैं, तो यहाँ पे रेगुलेट करता है कौन सा कानून, इस पूरी कंपनी की अकाउंटिंग को। तो कानून का नाम आपको पता होना चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013। अब देखो यहाँ पे कंपनी में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, ओनर की हैसियत से या लेंडर की हैसियत से। पार्टनरशिप फर्म में भी कहीं ना कहीं ज्यादा लोग तो काफी है ना, दो या दो से ज्यादा लोग तो हैं ही ओनर के तौर पे, और आउटसाइडर्स भी होते हैं। तो ये दोनों बिजनेस में कहीं ना कहीं कानून की जरूरत होती है क्योंकि ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में क्योंकि केवल एक पर्सन इन्वॉल्व है एज एन ओनर, और जनरली छोटे लेवल का बिजनेस होता है जब एक पर्सन ओनर होता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए हमने कोई अलग से बिल्कुल कानून नहीं बना रखा। सिंपली जो अकाउंटिंग गाइडलाइंस हैं, जो अकाउंटिंग यानी कि प्रिंसिपल्स हैं, जो आप क्लास 11 में 3rd चैप्टर में पढ़ते हो टीएस ग्रेवाल में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या डिफरेंट अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं, सिंपली इनको बस ये फॉलो करने होते हैं। तो इनके लिए अलग से कोई कानून नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। सोल प्रोप्राइटर के लिए इनके लिए अलग से कानून है, इनका अपना, जो कहीं ना कहीं बीच बीच में इंटरफेयर करता है और बताता है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2013 कानून है जो हम ज्यादातर फॉलो करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर का लेकिन सिंपली जो बेसिक गाइडलाइंस है अकाउंटिंग की, बिल्कुल बेसिक बातें, बस वो उनको जो है फॉलो करेंगे तो भी जो है अच्छी अकाउंटिंग हो जाएगी। क्योंकि ज्यादा पैसा ज्यादा लोगों का पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है, तो हम इतना स्ट्रिक्ट नहीं कर रखा, कोई अलग से कानून नहीं बना रखा सोल प्रोप्राइटर के लिए। तो ये आप नोट कर लेना पॉज करके। अब मैं बात करता हूं कि डिबेंचर्स को कंपनीज एक्ट ने बताया, एक टॉपिक हम करेंगे अभी, और इस सेशन में, इस क्लास में से एक छोटा सा टॉपिक हमें कवर करना है। टॉपिक का नाम क्या है, तो आपकी बुक में आप आ जाना, आपको दे रखा होगा डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स इन द बैलेंस शीट, कि मतलब डिबेंचर अपने आप में आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा जो आपने लिया है, उधार लिया है, आपको वापस कर दें, लेकिन इसको किस किस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करोगे या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या किसी और तरीके से,
तो बेसिकली ये डिस्कशन हमें आज कर दी है इस क्लास में कि डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में, यानी कि जहां पे आप असेट्स और लाइबिलिटीज नोट करते हो जनरली साल के आखिरी दिन, तो डिबेंचर्स को पहली बात तो हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, मतलब किस तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, एसेट या लाइबिलिटी। और उसके अलावा हमें ये बात कर दी है कि इसको लाइबिलिटी अगर ये है तो स्पेसिफिकली किस तरह की लाइबिलिटी के तौर पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा जब हम डिवेंचर को लाइबिलिटी के तौर पे अगर रिकॉर्ड कर भी रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि 11th और 12th में आपने सुना होगा करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी को आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोल सकते हो, नॉन करंट लाइबिलिटी को आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोल सकते हो। तो डिवेंचर को हमें किसी एक घर में फिट करना है, मतलब लाइबिलिटी कहना केवल काफी नहीं है, हमें कहीं ना कहीं इसको स्पेसिफाई करना होगा बैलेंस शीट में लिखते वक्त कि इसको हम क्या मानेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2013 हमें गाइड करता है और हमें बताता है कि डिस्क्लोजर जो आपको करना है, मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूं, टॉपिक का नाम जनरली मैं हैश से लिखूंगा जब कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो इन द बैलेंस शीट। ओके, तो डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में किस तौर पे दिखाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो क्या है कि ओवरऑल आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो आपको कैश मिला है वो तो असेट है, लेकिन अपने आप में जो अमाउंट है जो आपको रीपे करना है ये आपकी लाइबिलिटी भी तो है। क्योंकि अगर सपोज आपने उधार लिया 2 लाख रुपए, कुछ लोगों से, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन से आपने 2 लाख रुपए उधार लिया तो आपको कैश मिला, तो वो तो आपका असेट है क्योंकि अब आप उसको फ्रीली किसी भी तरह से यूज कर सकते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। लेकिन साइमल्टेनियसली आपको ये बात भी तो रिकॉर्ड करनी है कि 2 लाख आपको रीपे करना है, तो मैं इस अमाउंट की बात कर रहा हूं। जो दूसरा एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं एज अ लाइबिलिटी, क्योंकि हमें ये अमाउंट रीपे करना है लेंडर को यानी कि डिबेंचर होल्डर को, तो हम इसको लाइबिलिटी के तौर पे भी रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश वाला कंपोनेंट नहीं, ये जो अमाउंट आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो कि हमें वापस करना है, तो ये वाली बात आप रिकॉर्ड करोगे बैलेंस शीट में किस तरह से, असेट या लाइबिलिटी। तो ये जो फैक्ट है कि हमें 2 लाख रुपए रीपे करना है, ये फैक्ट आप जो है एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे आज कि आपने जो है 2 लाख रुपए ले रखे हैं जो आपने अभी रीपे नहीं करे हैं, लेकिन आपको रीपे करने हैं फ्यूचर में जब ड्यू डेट आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है सपोज 2 लाख रुपए हम जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हमने जो है लिए हैं टेकन फ्रॉम द लेंडर्स। तो जिन लोगों ने उधार दिया है कंपनी को, कंपनी ने उनसे पैसे कितने लिए हैं, 2 लाख रुपए। तो ओवरऑल ये 2 लाख रुपए जो है ये एक तरफ तो कंपनी जो है 2 तरह से यानी कि रिकॉर्ड किया जाएगा। एक तरफ तो क्योंकि ये कैश मिला है तो ये जो कैश है, या अगर बैंक में मिले तो इसको बैंक बोल सकते हो, तो ये तो क्या है, ये तो असेट के तौर पे रिकॉर्ड होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली क्योंकि ये अमाउंट आपको रीपे करना है तो ये लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड होगा। तो ये जो अमाउंट है, अमाउंट टेकन एज बोरिंग्स, ये दूसरा एस्पेक्ट, ये दूसरा साइड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये जो अमाउंट हमने लिया है कैश की फॉर्म में, आपको पता है कि डबल एंट्री बुक सिस्टम फॉलो करते हैं हम। डबल एंट्री बुक सिस्टम का मतलब क्या है, आपको हर अपने आप में जो इवेंट होता है बिजनेस का वो 2 जगह आप रिकॉर्ड करते हो, 2 एस्पेक्ट यानी कि उसके रिकॉर्ड करते हो आप 2 साइड्स। तो एक तो हो गया एस्पेक्ट कि आपको पैसे मिले हैं वो आपने रिकॉर्ड कर लिया एज एन असेट, तो कैश या बैंक लिख दोगे और वहां पे जो है आपका असेट के तौर पे ये वाली बात रिकॉर्ड कर ली कि आपको पैसे मिले हैं। और ये जो अमाउंट आपने क्योंकि ये जो लिया है ये बोरिंग के तौर पे लिया है, तो ये वाली बात आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, एज अ लाइबिलिटी। तो एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगा। तो बेसिकली इस ओवरऑल इसका आंसर क्या है कि जो भी अमाउंट आपने एज अ डिबेंचर देने के बदले में जो आपने अमाउंट लिया है लोगों से यानी कि उधार लिया है वो अपने आप में लाइबिलिटी के तौर पे भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूं, इसमें ना 3 केस हैं, डिस्क्लोजर 3 केस हैं। पहले आप ये जो है मेरे साथ चार्ट बना लेना, डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स इन बैलेंस शीट। 3 तरह का डिस्क्लोजर हो सकता है, 3 में से यानी कि कोई एक होगा एक वक्त पे। तो या तो हम जो है एज अ लाइबिलिटी तो हम मान रहे हैं, लाइबिलिटी वाली बात तो हमने जो है फिक्स कर ली कि ये लाइबिलिटी है, ठीक है। लेकिन नॉन करंट होगी या करंट होगी या कुछ और होगा, तो उस हिसाब से 3 केस होंगे। तो पहला केस क्या है कि पहले केस में कह रहे हैं कि हम लाइबिलिटी जो है मान रहे हैं इसको एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी मानेंगे। तो पहला केस है कि डिबेंचर को हम नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर पे मानेंगे। तो ऐसा कब मानेंगे, यानी कि कब हम कहेंगे कि डिबेंचर जो है नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो ये पहला केस है कि नॉन करंट लाइबिलिटी भी हो सकती है डिबेंचर। सेकंड केस है करंट लाइबिलिटी,
करंट लाइबिलिटी। अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटी जब हम मानेंगे तो ओवरऑल हेडिंग क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी, पर उसके अंदर रिकॉर्ड किस नाम से हम करेंगे इसको, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नाम से। तो ये हेडिंग है, ब्रॉड हेडिंग, और ये सब हेडिंग होगी। तो पहला केस क्या है, हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटी, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। दूसरा केस क्या है कि हेडिंग करंट लाइबिलिटी, सब हेडिंग क्या है, सब हेडिंग होगी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तीसरा केस क्या है, ये अजीब सा लगता है कई बार, लेकिन खैर इसको भी हम समझ लेंगे। तीसरा केस में क्या है, इसको हम करंट लाइबिलिटी के तौर पे ही मानेंगे। पर ये जाएगा किस नाम से, करंट मैच्योरिटी, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो आप पहले आराम से ये लिख लो और फिर एक एक करके हम ये समझते हैं। और ये तीनों केस जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जनरली एक सेशन में, क्लास में जो वीडियो में बना रहा हूँ, इसमें मैं एक ही टॉपिक कवर करा करूंगा, जो एक ठोस टॉपिक हम कवर करेंगे, ताकि पिछली क्लास अगली क्लास की जो डिस्कशन होती है, रिकैप होता है, वो साथ में है, ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिले कि हम करके आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल टॉपिक एक ही कवर होगा, ताकि जो है बहुत लंबी वीडियो ना बने, ठीक है, और ताकि आप टॉपिक वाइज जो है कंप्लीट कर सको। और 15-20 मिनट में तो एक वीडियो आप जो है जल्दी से कंप्लीट कर सको। तो जनरली 15-20 मिनट की मैक्सिमम एक वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें एक टॉपिक हम जो है शुरू करके कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं बताना शुरू करूँ, आपने नोट कर लिया, एक बार देख लो, पॉज करके पहले नोट कर लो, और उसके बाद फिर हम एक एक करके बात करते हैं कि कब हम जो है डिबेंचर को नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर पे मानेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, या करंट लाइबिलिटी में कवर करेंगे एज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, या करंट लाइबिलिटी में ही कवर करेंगे लेकिन किस नाम से, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट नाम से। तो ये एक टॉपिक है, हम जो है इसको एक एक करके अब जो है थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं। तो पहली चीज क्या है कि हम इसको जो है नॉन करंट लाइबिलिटी में कवर करेंगे, किस नाम से, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसको आप ऐसे लिख लेना कि पहला जो चीज हमें समझनी है वो ये है कि कब डिबेंचर्स को हम एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी वाले डब्बे में डालेंगे, किस नाम से, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नाम से। देखिए मेन बात यह है कि जब इशू ऑफ डिबेंचर्स हमने करे, यानी कि हमने जो है पैसा लिया लोगों से और उनको हमने उसी दिन क्या दिया होगा, डिबेंचर्स दे दिए, डॉक्यूमेंट दे दिया, तो उस दिन हमें देखना है कि जो है कहीं ना कहीं लाइफ कितनी है डिबेंचर्स की, यानी कि ड्यू डेट कितनी दूर है। इशू ऑफ डिबेंचर्स जब हमने करा तो वहां से कितनी दूरी पे है ड्यू डेट, तो कहीं ना कहीं अगर ड्यू डेट जो है 3-4 साल बाद दूर है, तो यानी कि हमें 3-4 साल बाद रीपेमेंट करनी है ये जो पैसा हमने उधार के तौर पे लिया है। तो इशू ऑफ डिबेंचर से कहीं ना कहीं अगर टाइम बहुत है, आपके पास 1 साल से ज्यादा का टाइम है इशू ऑफ डिबेंचर्स वाली डेट से, तो वो एक तरह से जो बोरिंग आपने करी है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे यहाँ पे एग्जांपल बनाता हूँ, इशू ऑफ डिबेंचर्स आपने करे, यानी कि डिबेंचर्स आपने दिए उन लोगों को जिनसे आपने पैसे लिए हैं, किस डेट को, तो आपने सपोज 1 अप्रैल 2022 को आपने जो है लोन लिया, मतलब पैसे लिए बोरिंग्स के तौर पे, और आपने इशू ऑफ डिबेंचर कर दिया, ठीक है। अब 1/4/22 को ये चीज हुई थी, और इस दिन ये डिसाइड हुआ, क्योंकि ड्यू डेट तो उसी दिन डिसाइड हो जाती है जब आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स करे, क्योंकि उनको आपने डिबेंचर दिए, उनसे पैसे लिए, तो उसी दिन बताओगे ना कि अब उनका पैसा जो आपने लिया है वो वापस कब करोगे। जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया है 2 लाख रुपए जो लिए हमने, वो 2 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, तो वो अपने आप में वापस कब करोगे। तो अगर सपोज ड्यू डेट डिसाइड की गई है काफी दूर की, कि मतलब हमने ड्यू डेट डिसाइड करी 31 मार्च 2024, तो कितना टाइम है, तो इन दोनों डेट्स के बीच में कितना टाइम है, हमने जब इशू ऑफ डिबेंचर्स करा वो डेट क्या है और ड्यू डेट क्या है, यानी कि जब सारा ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है हम वापस कर देंगे, तो इसके बीच में देखो टाइम पीरियड कितना है, 1 साल से ज्यादा का है या 1 साल या उससे कम है। तो हम देखते हैं, तो 1/4/2023 तक 1 साल हो जाएगा, 31 मार्च 2023 तक, और 31 मार्च 2024 तक 2 ईयर्स। तो बेसिकली यानी कि जब इशू ऑफ डिबेंचर करा उस दिन से कितना टाइम पीरियड है आपके पास, 2 साल। तो यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर से आपको गिनना है कि कितना टाइम पीरियड के लिए आपने बोरिंग करी है। अगर आपने बोरिंग जो है 1 साल से ज्यादा के लिए करी है, तो आप जो है उस पूरे अमाउंट को 2 लाख को लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करोगे, लेकिन किस नाम से, नॉन करंट लाइबिलिटी वाली हेडिंग में कवर करोगे, किस नाम से, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नाम से।
तो इसको हम जो है इस तरह से दिखाते हैं कि आप बैलेंस शीट बनाओगे। आगे आगे आपको कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनती है, वो समझ आ जाएगा। अभी मैं बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा बैलेंस शीट का बना रहा हूँ। हम बैलेंस शीट कंपनी की जो होती है ना, वो इस तरह से बनाते हैं कि बैलेंस शीट इस तरह से बनी। और मैं आपको दिखाता हूँ, इक्विटी और लाइबिलिटी वाली हेडिंग में आप कवर करते हो जो भी आपने अमाउंट ओनर से या किसी और से ले रखा है। तो पहले आपने हेडिंग डाली इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और उसमें जो है अब हेडिंग डाली। अब हेडिंग क्या आएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी, और उसमें यानी कि इसको आप ऐसे बोल सकते हो, रोमन नंबर 1 डाला, फिर यहाँ पे 1 नॉर्मल नंबर डाला, और फिर यहाँ पे आपने ए करके लिखा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और यहाँ पे आपने अमाउंट लिख दिया। अमाउंट कितना था, सपोज यहाँ पे आपने जो अमाउंट लिया था एज अ बोरिंग्स, वो अमाउंट था सपोज 4 लाख रुपीज। तो आप यहाँ पे पूरे को, क्योंकि जब आपने लिए लोन के तौर पे पैसे 4 लाख, वहां से आपके पास कितना टाइम पीरियड टोटल है पैसा वापस करने के लिए, 2 साल। तो 1 साल से ज्यादा का अगर टाइम पीरियड है तो आप उसको बोलते हो कि अभी बहुत टाइम है रीपे करने में, तो आप उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बोलते हो कि काफी समय के बाद हमें रीपेमेंट करनी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 4 लैक्स। तो इस तरह से हम बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करेंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, यहाँ पे हम इक्विटी एंड लाइबिलिटी में लाइबिलिटी के तौर पे, मतलब एक छोटा सा पोर्शन बस मैंने बनाया अलग से। बाकी जब पूरी बैलेंस शीट धीरे धीरे करके और क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस के बाद, मतलब 4-5 क्लासों के बाद आपको पूरी बैलेंस शीट दिखने लगेगी। क्योंकि इसमें ना इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहाँ पे आपको एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री वगैरह, और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है अपडेटेड, कि आपने जो पैसे लिए वो दिखाओ असेट साइड, और जो आपको ये पैसा क्योंकि आपने रीपे करना है तो इसको एज अ लाइबिलिटी भी दिखाओगे, और उसके अलावा और भी चीजें होंगी क्वेश्चन में। तो सारी चीजें एक साथ करके हम बैलेंस शीट में बनाएंगे। तो बैलेंस शीट पूरा जो फॉर्मेट है तब आपको जो है दिखेगा। तो बैलेंस शीट के रिगार्डिंग अभी पेशेंस रखना है, कुछ और क्लास से बीत जाने दो, तो आपको बैलेंस शीट पूरी जो है आपको दिखने लगेगी कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी मैंने बस एक टुकड़ा कवर किया है कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी एक पूरी हेडिंग होती है जिसमें हम सारा पैसा जो हमने ले रखा है और जो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। तो इक्विटी का मतलब होता है जो हमने ओनर से ले रखा है, और लाइबिलिटीज का मतलब है कि जो हमने आउटसाइडर से पैसा ले रखा है। तो ये एक तरह से नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटी है, और इसको आप नॉन करंट लाइबिलिटी हेडिंग देके स्पेसिफिकली किस नाम से रिकॉर्ड कर लोगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नाम से, ये 4 लाख। ओके ओके, अब मैं बात करता हूं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है कि कब इसको हम जो है करंट लाइबिलिटी में कवर करेंगे, और करंट लाइबिलिटी में भी कवर करते वक्त बोलेंगे क्या, तो करंट लाइबिलिटी में कवर करते वक्त हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बोलेंगे इसको। ये दूसरा केस है, तो ये कब होगा, तो अगर आपको फर्स्ट केस समझ आ गया है तो आपको सेकंड केस जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि बस हमें कंपेयर करना है। अगर जब हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स करे, यानी कि जब हमने डिबेंचर दिए, डॉक्यूमेंट दिए जिसमें लिखा था कि हम पैसे ले रहे हैं आपसे, और हमने पैसे ले लिए, तो ये लाइबिलिटी हो गई हमारी। अब इस लाइबिलिटी को किस तरह की लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे, तो हमने देखा है जब आपने इशू करे उस दिन की डेट देखो, और अब ड्यू डेट क्या है, उन दोनों के बीच में फासला कितना है वो देखो। अगर 1 साल से ज्यादा का फासला है तो आपको यानी कि ज्यादा टाइम मिला हुआ है रीपेमेंट के लिए, तो आप उसको नॉन करंट लाइबिलिटी में एज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कवर कर लोगे। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग कब कहेंगे उसको करंट लाइबिलिटी के तौर पे, यानी कि कब बोलेंगे, जब ये जो फासला है ये 1 साल या उससे कम है। तो यानी कि अगर सपोज आपने जो है इशू ऑफ डिबेंचर्स आपने करे कब, 1 अप्रैल 2022 को, और आपको ये रिपेमेंट कर दिया 9 महीने बाद ही, तो आपको ड्यू डेट बता रखी है, ड्यू डेट बता रखी है आपको 31 जनवरी 10 महीने बाद 31 जनवरी 2023। तो इसके बीच में फासला कितना है, 10 मंथ्स। तो बेसिकली यानी कि आपने बोरिंग्स करी हैं, लेकिन आपको जो है 10 महीने बाद ये सारा पैसा रीपे करना है। अमाउंट आपको दे रखा है, जनरली इतने कम टाइम के लिए अगर आप उधार लेते हो तो छोटा सा अमाउंट लेते हो, तो अमाउंट भी मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक लेता हूँ। तो अमाउंट ले रखा है सपोज 40,000, तो 40,000 की जरूरत थी कंपनी को, तो उसने बस 10 महीने के लिए उधार ले लिया, और जो है इस दिन इशू ऑफ डिबेंचर्स करते वक्त ही हमने बता दिया था कि 31/1 को, यानी कि 10 महीने बाद एग्जैक्टली हम आपको पैसे वापस कर देंगे। तो ये पैसे जो आपने रीपे करने हैं अगले साल या उसके अगले साल, ऐसा तो नहीं है कि तब रीपे कर दें। एक तरह से ये जो साल चल रहा है इसी में ही आपको रीपे कर देने हैं, यानी कि कुछ महीने बाद ही रीपे कर देने हैं आपको, यानी कि 1 साल या उससे अगर कम टाइम मिलता है रिपेमेंट का, जब आपने इशू करे वहीं से ही गिनना है आपको कि आपको टोटल टाइम कितना मिला इशू डेट से। तो आपको यहाँ पे 10 महीने मिले,
तो आपको 10 महीने के लिए बस आपने बोरिंग करी, तो इसको हम लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड तो करेंगे। जब हम रिकॉर्ड करेंगे इसको एज अ लाइबिलिटी, जब तक रीपेमेंट नहीं होती तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि इसको हमने जब इशू करा है वहां से ज्यादा टाइम नहीं है, हमें 10 महीने के अंदर ही रीपे कर देना है, यानी कि 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड है बस हमारे पास इशू डेट से। तो इसको हम किस तौर पे कवर करेंगे, करंट लाइबिलिटी, और उसमें किस नाम से एग्जैक्टली, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इस बेसिस पे देखा जाता है कि इशू डेट से और ड्यू डेट से इनके बीच में यानी कि फासला कितना है। अगर फासला 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड है तो इसको हम जब भी रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटी में तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। और अगर फासला 1 साल से कम है या 1 साल एग्जैक्टली, तो भी इसको हम किस तौर पर फिर रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम करंट लाइबिलिटी के तौर पर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नाम से। ठीक है, ओके। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप लिखते तो जाओ साथ में, लेकिन हाँ स्टार बनाते चलना या डाउट लिख देना वहां पे। जो भी आपको अगर लिखते वक्त या समझते वक्त जो है कोई अगर लग रहा है कोई चीज जो आपको डाउटफुल लग रही है तो आप वो लिखते जाओ। ऐसा मत करना कि लिखो ही ना, लिखते पूरा जाओ जो मैं लिखवाते जा रहा हूँ। लेकिन जो है आप वो डाउट फिर ऑफलाइन क्लास जब हमारी होगी लाइव या ऑनलाइन क्लास जब हमारी होगी लाइव तो उसमें आप जो है फिर पूछ सकते हो। ठीक है, पर्पज ये है कि जितने भी टॉपिक्स है ना इस बुक के, खासकर या अगली जो बुक है कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली, वो इतनी ट्रिकी, इतने कॉम्प्लिकेटेड है कई बार कि बार बार समझाने से अच्छा है कि एक बार साइड में रिकॉर्ड करके रख लो, ताकि टॉपिक को जितनी बार रिवाइज करना हो आपको, जिस स्पीड में करना हो आप कर सको। और क्लास में हम सिंपली जो उसके बैक टू बैक क्वेश्चंस करें या आपके जो डाउट्स अराइज हो रहे हैं टाइम टू टाइम उसको एंटरटेन करें। ठीक है, ओके। अब मैं लास्ट केस कवर कर देता हूँ। लास्ट केस है कि कब इसको हम जो है करंट लाइबिलिटी के तौर पे कवर करेंगे। लेकिन करंट लाइबिलिटी में नाम क्या देंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं, करंट लाइबिलिटी में इसको हम नाम देंगे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ये ध्यान से समझना। देखिए सपोज आपको ना बता रखा है इशू ऑफ डिबेंचर्स हमने करा, ये ध्यान से समझना, हमने करा 1/4/2022 को, यानी कि कंपनी ने बोरिंग्स करी 1/4/2022 को और उस दिन हमने डिबेंचर्स दे दिए। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि ड्यू डेट क्या है। ड्यू डेट अगर 1 साल से बियॉन्ड है, दूर है, तो हम जो उसको नॉन करंट लाइबिलिटी में कवर कर देंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नाम से। और अगर ड्यू डेट जो है 1 साल या उससे विद इन है तो कहीं ना कहीं तब हम उसको कवर कर देंगे एज अ करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नाम से। ठीक है, ओके। तीसरा केस क्या कहता है फिर, ये लॉन्ग करंट मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म डेट, ये क्या है। देखिए इसका मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे ड्यू डेट आपको दे रखी है, ये ध्यान से समझना, और कोई डाउट हो तो आप लाइव क्लास में पूछ लेना। ड्यू डेट दे रखी है आपको यहाँ पे, थोड़ी दूर के लेता हूँ, 31 मार्च 2025। तो बात ये हुई है कि जो है हमने इसको 1/4/22 को हमने बोरिंग्स करी और 31 मार्च 2025 यानी कि एग्जैक्टली कितने साल बाद, 3 साल बाद हमें जो है ये फासला इसके बीच में कितना है, 3 इयर्स का। तो 3 साल का टाइम पीरियड हमें मिला है, 3 साल बाद हमें जो है पैसा रीपे करना है। ठीक है, अब देखिए अब इसको यानी कि हम किस तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नाम से नॉन करंट लाइबिलिटी में। ठीक है, तीसरा केस क्या कहता है कि देखो वक्त जब बीतता जाएगा तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आएगा जब आपके पास, अभी तो अगर आप देखो तो रिपेमेंट के लिए टाइम बहुत कम, मतलब टाइम बहुत ज्यादा है, 3 साल है अगर हम यहाँ इस डेट से गिने। पर इसमें ना सपोज अब यानी कि जब आप 1 अप्रैल को रिकॉर्ड करोगे इसको बैलेंस शीट में, अगर मैं बोलूं कि बैलेंस शीट में जब आप रिकॉर्ड करोगे किस दिन, 1 अप्रैल 2022 को, तो आप किस तरह से रिकॉर्ड करोगे इसको, क्योंकि 3 साल है तो इसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर पे कवर करेंगे और नाम क्या देंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लेकिन अब देखो 1 साल और बीतेगा तो अगले साल यानी कि 1/4/2023 को हम क्या बोलेंगे इसको, तो 1/4/2023 से भी अगर हम देखें तो टाइम पीरियड बहुत है, 2 साल बचे हैं अभी भी। तो अभी भी इसको हम जो है बैलेंस शीट में यानी कि अगले साल की बैलेंस शीट में भी ये इसी तरह से दिखता रहेगा, नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, उसके बाद लेकिन जब 1/4/2024 आएगा तो अब यहां से बताओ कितना टाइम बचा हुआ है रिपेमेंट के लिए। तो यहां से अब टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा, अब टाइम बहुत करीब आ गया और इतना करीब आ गया कि एग्जैक्टली 12 महीने बचे हैं बस। तो देखो ना 1/4/2024 को अगर मुझे रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट में, एक नाम देना है इसको,
तो अब क्योंकि ये लॉन्ग टर्म टाइम नहीं बचा, अब इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। जब बहुत टाइम है, इशू डेट और ड्यू डेट में बहुत फासला है, तो आप जो उसको इशू डेट के दिन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हो नॉन करंट लाइबिलिटीज में। लेकिन जब वक्त बीतता जाता है और वक्त जब इतना करीब आ जाता है ड्यू डेट का कि अब 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड बचा है, तो उसको मैं बैलेंस शीट में उसका नाम चेंज कर देता हूं। क्यों? आप ध्यान से समझो। अगर मैं अभी भी, एक सेकेंड, ठीक आ रही है। अगर मैं अभी भी, अब देखो 1/4/2024 से 1 साल बचा हुआ है एग्जैक्टली। अगर मैं अभी भी इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के नाम से शो करूं तो कहीं ना कहीं सॉरी, तो मैसेज ये जाएगा कि अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। पर एग्जैक्टली क्या 1/4/24 से क्या बहुत टाइम बचा हुआ है? नहीं, सिर्फ 12 महीने बचे हुए हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि 1 साल या उससे अगर कम टाइम अगर अब बचा हुआ है, तो भले ही वो इशू डेट से ड्यू डेट में फासला बहुत था, तो जब तक फासला वो चल रहा है 1 साल से ज्यादा, तो मैं उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के तौर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन जब फासला इतना कम हो जाता है कि कुछ महीने ही रह गए हैं, यानी कि एग्जैक्टली 11-12 महीने ही रह गए हैं, तो अब इसका नाम चेंज करना पड़ेगा ताकि मैसेज ये जाए बैलेंस शीट देख के कि जो है अब ये एक तरह से जो हमारी करंट लाइबिलिटी बन गई है, और यानी कि अब इसकी मेच्योरिटी डेट अब इसी साल में फॉल कर रही है, यानी कि आने वाले 12 महीने के अंदर हमें जो इसकी मेच्योरिटी डेट यानी कि ड्यू डेट फॉल कर रही है, तो हमें जो है इसकी रिपेमेंट करनी है। तो यानी कि 1/4/2024 से क्योंकि आपके पास अब टाइम कम होते 1 साल या उससे कम बचा है, तो अब इसको मैं करंट लाइबिलिटी में कवर करूंगा किस नाम से? करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट नाम से। आप समझे? तीनों केस अगर मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूड करके बताऊं। पहला केस क्या था कि अगर इशू डेट जो है और जो ड्यू डेट है, उन दोनों के बीच में 1 साल से ज्यादा का फासला है, तो आप सेफली उसको आज के दिन जब इशू डेट है डिबेंचर्स की, तो आप किस तरह से रिकॉर्ड करोगे? नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नाम से। अगर लेकिन दूसरा केस क्या आता है कि अगर इशू डेट और ड्यू डेट में फासला ही बहुत कम है, 1 साल या उससे कम, तो आप इसको इशू डेट के दिन रिकॉर्ड ही किस नाम से करोगे? मतलब करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नाम से। तीसरा केस ये कहते हैं कि कोई चीज भले ही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो, पर एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कुछ टाइम बाद जब वो करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि अब उसको ड्यू डेट जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो उसको आप एक नए नाम से रिकॉर्ड कर लोगे, करंट लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नाम से नहीं। क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग हम तब कहते हैं जब इशू डेट से टाइम ही बहुत कम मिला था, तो उसका नाम हमने फिक्स कर दिया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म डेट था, तो समय बीतने की वजह से अब टाइम ड्यू डेट इतनी करीब आ गई कि अब 1 साल से कम टाइम बचा है, तब उसका हम नाम जो है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं, हम जो उसका नाम कन्वर्ट करके लॉन्ग टर्म बोरिंग से कन्वर्ट करके हम क्या रख देते हैं? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। और कुछ ही महीनों में रीपे करना है, तो उसको नॉन करंट लाइबिलिटी से निकाल के करंट लाइबिलिटी में डाल देते हैं। तो ये था तीसरा केस। तो अगर आपको सेकंड केस और थर्ड केस में डिफरेंस में अगर डाउट हो, तो पहले तो मैं आपको ये कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ये वीडियो चाहे फास्ट करके पीछे जाके वापस से थोड़ी ज्यादा स्पीड में भले ही देख लेना, लेकिन एक बार और अब दोबारा से अगर आप देखोगे तो शायद आपको सिंक इन करे, आसानी से एब्जॉर्ब हो कि मैं क्या तीनों केस में कंपेयर कराना चाह रहा हूँ। बाकी लेकिन अगर अभी भी कोई भी डाउट होगा आखिर तक, तो मैं जो भी हमारी लाइव ऑनलाइन क्लास होगी या जो भी हमारी ऑफलाइन क्लास होगी, उसमें आप जो है अपना पर्सनल डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। लास्ट बात मैं यही कहूंगा, ये जो मेथड है अगर आप इसको सीरियसली लोगे कि आप जितने भी मैं टॉपिक्स की वीडियो बनाता जा रहा हूँ क्लास से पहले ही और आपको मैं भेज देता हूँ, आप उनको अगर देख के आओगे क्लास में, आप बहुत ज्यादा बेटर फील करोगे। आपको पता होगा कि हाँ, आज क्लास में मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं भी कुछ आउटपुट निकाल सकता हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ मुझे पता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप उसको घर से अपनी स्पीड के हिसाब से देख देख के आए हो, और उसमें डाउट होंगे तो डाउट पूछोगे। मेरा पर्पज ही यही है कि आप कहीं ना कहीं डाउट्स पूछो। बहुत सारे बार ऐसा होता है, जो मैंने आपको भी बताया होगा क्लास में, ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास में, कि मैंने एज ए स्टूडेंट ये चीज फेस की है कि कहीं ना कहीं स्कूल में क्लास में होता ही है कि पूरी क्लास में 2 4 5 बच्चे होते हैं, वो साथ के साथ टॉपिक समझ के डाउट पूछ लेते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ज्यादातर बच्चे अपनी स्पीड के हिसाब से समझते हैं, तो वो उस वक्त डाउट नहीं पूछ पाते, और फिर अगली क्लास तक अगला टॉपिक आ जाता है। तो मतलब उनको टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि वो एक वक्त पे एक ही चीज तो करेंगे, या तो वो टॉपिक समझ रहे हैं, तो टॉपिक जर्नली अगर क्लास में समझाया जा रहा है, तभी हम एक्सपेक्ट करें कि बच्चे डाउट पूछ लेंगे, अच्छे क्वालिटी के डाउट, अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ऐसा हो नहीं पाता ज्यादातर बच्चों के साथ। तो मैं भी उनमें से एक बच्चा था। तो कहीं ना कहीं मुझे एज अ टीचर ये फील हुआ कि मुझे थोड़ा तरीका ऐसा करना चाहिए ताकि सभी बच्चों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, कि वो जब क्लास में आए तो सभी के पास डाउट्स हों, क्योंकि वो टॉपिक घर से देख के आए हैं, तो सभी जो है कहीं ना कहीं डाउट्स लेके आए होंगे। बस उनको हिम्मत करनी है, हाथ खड़ा करना है और डाउट पूछना है।
और उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है कि उनका जो भी डाउट होगा वो मैं थोड़ा सा और इजी करके उस बात को जो समझाने का अटेम्प्ट करूंगा, और एटलीस्ट टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। अभी क्या होता है 70 to 80% मैं या कोई भी टीचर क्लास में आता है ट्रेडिशनल तरीके से आता है, बोलता है, और क्योंकि कुछ पता ही नहीं है क्लास में कि होने क्या वाला है, तो वो बच्चे भी अनप्रिपेयर्ड आते हैं, सुनते हैं, हाँ करते हैं और चले जाते हैं। अगली क्लास में क्वेश्चंस होते हैं, पर क्योंकि टॉपिक ही समझ कई बार नहीं आता, इतनी जल्दी हो जाता है और डाउट्स आ नहीं पाते, डाउट्स जब आते हैं तो तब तक टॉपिक खत्म हो चुका होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि बैक टू बैक सारे टॉपिक्स में आपको क्लास से पहले ही जो है एक एक करके भेजता जाऊंगा, ताकि क्लास में आप डाउट्स पूछ सको, या जब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें तो आप और ज्यादा दुगना मतलब कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड फील करो, क्योंकि टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस है। मैं टाइम टू टाइम आपको अपना जो पर्पस है, मेरा तरीका चेंज करने का बता रहा हूँ बार बार आपको, ताकि कम्युनिकेशन गैप ना रहे। और जो इंटेंशन से मैंने ये वाली बात शुरू की है कि मैं टॉपिक्स पहले भेज दूंगा, फिर उस बात को अगर डाउट है तो फिर रिपीट भी कर दूंगा ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में लाइव, लेकिन रिपीट करने से एटलीस्ट मुझे ये पता लग जाएगा किस बच्चे ने कौन सा डाउट पूछा है, और बच्चा डाउट पूछेगा तभी मैं रिपीट करूंगा, तो बच्चा भी इनिशिएटिव लेगा कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे पूछना है। एक दो बार पूछोगे मैं बताऊंगा, तो इससे क्या होगा सभी बच्चे डाउट पूछेंगे, क्योंकि क्लास में टॉपिक हम करा नहीं रहे, टॉपिक हम करके घर से आए हैं, तो जगह बनेगी क्लास में, टाइम बचेगा हमारे पास कि हम जो है 1 to 1 अलग अलग डाउट्स जो हैं बच्चों के वो हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, ओके। तो इस क्लास में इतना ही, इस सेशन में इतना ही। अब हम मिलेंगे क्लास 3 में इशू ऑफ डिबेंचर्स की। अब हम लाइव क्लास में जब मिलेंगे तो मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट्स लूंगा, और उसके अलावा मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ये चेक करने के लिए कि क्या आपको ये टॉपिक समझ आया था कि नहीं। ठीक है, और अगर आप चाहोगे तो मैं इस टॉपिक को रिपीट भी कर दूंगा लाइव ऑनलाइन क्लास में या लाइव ऑफलाइन क्लास में। तो मैं भी समझता हूँ कि एक नया मॉडल है, तो एकदम से हम जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो एकदम धीरे धीरे ग्रेजुअली करेंगे। तो अगर कुछ दिन मुझे टॉपिक्स की वीडियो भी भेजूंगा, और अगर ऑफलाइन में ऑनलाइन में रिपीट भी करना वाले पड़े वो टॉपिक, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 या 2 चैप्टर तक हम ये कर सकते हैं, ताकि उसके बाद हम बिल्कुल रम जाएं इस तरीके में। ठीक है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। और थोड़ी लंबी वीडियो बन गई आई थिंक, लेकिन ये था कि टॉपिक थोड़ा सा क्रूशियल था, क्योंकि जितने भी शुरुआती टॉपिक्स होते हैं किसी भी चैप्टर के, वो बेस बनाते हैं। वो टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कमांड आपकी तब बनती है जब शुरू की 2-3 क्लास चल रही होती हैं, तो लंबी भी हो जाए तो कोई बात नहीं। आगे आगे जब न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स आ जाएंगे तो टॉपिक की वीडियो मैं यहाँ पे बना के आपको भेज दूंगा, और न्यूमेरिकल्स हम करेंगे क्लास में, तो तब लंबी लंबी वीडियोस नहीं बनेंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के टॉपिक इसमें ज्यादा लंबे लंबे नहीं है। तो हाँ, लेकिन जो थियोरेटिकल टॉपिक वाला जो था ये थोड़ा लंबा था, तो इसको मैंने लेकिन जो है कवर कर दिया है। अब आप कितनी बार इसको देख सकते हो, और कोई भी डाउट है तो जब ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास होगी लाइव तो उसमें आप पूछ सकते हो। ओके, बाय।